नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारी मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज रीजन्स। अब ये रीजन देखो किसी भी वजह से हाईलाइट हो सकते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट हो रखे हों या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन हो या फिर कोई इस तरीके से जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट डेवलप हो गया हो कि हाँ एक कंट्री बड़ा कंसर्न रहा हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे लोकेशंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे लोकेशन कौन सी है, कंट्रीज कौन से हैं और उनको हम कैसे मेमोराइज करें, क्या उनका लिंक हमें देखने को मिलेगा। देखो मैप है ना, ग्लोबल मैप अगर देखें तो मैपिंग में तो वैसे आपको डेली बेसिस पे 10 to 20 मिनट्स आपको डेडिकेट करने ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कहते ना कि खेलते खेलते मैपिंग इजीली कवर कर लेंगे। तो ये एक सेल्फ स्टडी वाली पॉइंट होती है, बट अगेन क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, मुझे फॉलो कर लो टेलीग्राम पर। यहां पर ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस वीडियो जो भी डाले उनकी पीडीएफ भी वहीं आपको शेयर करता हूं। अब देखो आज की जो हमारी लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले है इजराइल। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इजराइल किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। तो एक तो है इजिप्ट, एक है जॉर्डन, एक है सीरिया और इधर आ जाता है ऊपर लेबनान। राइट, ये चार कंट्रीज है जिनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। साथ ही साथ पैलेस्टीनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो यहां पर वेस्ट बैंक है और यहां पर गाजा स्ट्रिप है। ये भी मोर और लेस एक तरीके से इसराइल के पड़ोसी ही मानो, ठीक है। पूछा जा सकता है बट अगेन ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, कहीं ना कहीं इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट इसी बात को लेकर के रहता है कि ये जमीन किसकी है पूरी। बट अगेन मोटी मोटी चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना है इसराइल दो तरफ से अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। एक तरफ तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकाबा जो कि रेड सी का एक एक्सटेंशन है, आप देख सकते हो। कंटेक्स्ट तो सिंपल है, देखो इसराइल वाला कितना कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम भी हो गया एक बार फिर से, है ना। इजरायली फोर्सेस ने गाजा स्ट्रिप पे एक बार अटैक स्टार्ट कर दिया अगेन, क्योंकि पहले तो ये बात होने लग गई थी कि हाँ ठीक है इनके बीच में थोड़ा बहुत है, कहते ना मामला सेटल होने वाला है, सीज फायर होने की पूरी बातचीत हो गई थी बट नहीं हो पाई बातचीत। तो फिर वही चीज है, अगेन रीस्टार्ट हो गई ये बातें। अच्छा, लोकेशंस की बात करें तो इसराइल का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इधर मेडिटेरेनियन कोस्ट की तरफ, आप देखोगे दैट इज हाइफा पोर्ट। कौन सा पोर्ट है ये? हाइफा पोर्ट। ये पोर्ट है ना इंटरनेशनल जो आईमैक है ना, इंटरनेशनल ये आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्ट है हाइफा। और इससे अगर आप इधर की तरफ आओगे वेस्ट की तरफ तो सऊदी अरब का पोर्ट आ जाएगा जिससे कनेक्टिविटी यहां की आ रही है, ठीक है। उस पोर्ट का नाम क्या आ गया? अल हदीथा, ठीक है। और वहीं पर इसी हाइफा से थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाओगे तो ग्रीस आएगा और ग्रीस का एक पोर्ट है जिसका नाम है पायरियस। पायरियस जो पोर्ट है उसके बीच में ये कनेक्ट हो गया, इधर ग्रीस का पायरियस पोर्ट और इधर सऊदी अरब का अल हदीथा, ठीक है। इनके बीच में ये लोकेटेड हो गया आपका हाइफा पोर्ट, याद रख लेंगे। नंबर टू, ये जो गाजा स्ट्रिप है ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? एक तरफ तो इसराइल है बट दूसरी तरफ यहां पे बॉर्डर शेयर हो रही है इजिप्ट के साथ में। तो यहां पर जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इजिप्ट की तरफ ही ओपन होते हैं इसके, गाजा स्ट्रिप की बात करें। या फिर इनको फिर गाजा स्ट्रिप पे रहने वाले जो अरब्स हैं उनको मेडिटेरेनियन सी से अपना एक्सेस आगे इंश्योर करना होता है। तो ये बोटी बोटी चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आ जाती हैं लेक्स या वाटर बॉडीज के फॉर्म में। एक तो आपकी आ जाती है यहां पर लेक तिबेरिया, यहां पर आप देखो लेक तिबेरियास, ठीक है, यहां पर ये। और एक दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है दैट इज डेड सी। ये जो लेक तिबेरिया है ना, ये जॉर्डन रिवर है, इस जॉर्डन रिवर के ऊपर लोकेटेड है। इसका मतलब ये फ्रेश वाटर लेक है और अल्टीमेटली ये जॉर्डन रिवर अपना लाकर के पानी कहां खत्म कर रही है? डेड सी। अच्छा, डेड सी किस किस के बीच लोकेटेड है? राइट साइड में ईस्ट में तो जॉर्डन हो गया और वेस्ट की तरफ आपका इजराइल हो गया, इनके बीच में ये लोकेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसमें इजराइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक डेजर्ट है, ठीक है। उस डेजर्ट का अगर हम नाम देखें तो उसका नाम है नगेव डेजर्ट। यहां पर आप देख सकते हो ये नगेव नाम भी दिया हुआ है और ये पूरा डेजर्ट डेजर्ट है, राइट। और यहां पर यूएसए ने प्लान किया था कि गल्फ ऑफ अकाबा से, यहां से गल्फ ऑफ अकाबा से लेकर के और गाजा के नॉर्थ तक यहां बोला हम एक कैनाल बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इनका ब्लास्ट कर करके। बट अगेन वही बात है कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये अभी भी होल्ड पे पड़ी है। ये कैनाल जो बनाने की बात हुई थी है ना, इसको बोला गया था बेन गुरियन कैनाल। क्या बोला गया था? बेन गुरियन कैनाल,
बट वही चीज है कि इस कैनाल के ऊपर थियोरेटिकली बातें हो गई, प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल हुआ, तो इसलिए मोरलेस से होल्ड पे पड़ा है। ठीक है, ये जो लेक टिबेरियन, हाँ टिबेरियास, इससे क्या होता है, इसराइल को फ्रेश वाटर सप्लाई मिलती है, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, और लेक टिबेरियास के बारे में एक यूनिक बात और हमें ध्यान रखनी है कि ये वर्ल्ड की डीपेस्ट, समझ गए आप, ध्यान से समझना, या फिर लोवेस्ट बोलेंगे, डीपेस्ट की बजाय ज्यादा इफेक्टिव वर्ड रहेगा, लोवेस्ट फ्रेश वाटर ये लेक है। डीपेस्ट का तो गहराई हो जाती है, लोवेस्ट के हिसाब से मतलब इसका जो वाटर लेवल जहां से स्टार्ट होता है वो भी बहुत गहराई से है, तो ये लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है ये। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, लेक है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे देखा जाए ओवरऑल तो ये सेकंड लोवेस्ट डिप्रेशन है, ये कह सकते हो सेकंड लोवेस्ट वाटर बॉडी है आफ्टर डेड सी। डेड सी सबसे ज्यादा लोवेस्ट है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर 1 पे आता है डेड सी, जो कि एक सेलाइन लेक है। ठीक है, सेलाइन लेक है। और उसके बाद में फिर नंबर आता है आपके लेक टिबेरिया का। लेक टिबेरिया फ्रेश वाटर है, जबकि डेड सी एक आपका सेलाइन वाटर बॉडी है। समझ गए? और आपको पता ही यहाँ की सैलिनिटी कंटेंट की बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट सेलाइन वाटर बॉडी है ये, है ना। फर्स्ट कौन सा है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो ये जो नेगेव डेजर्ट है ना, ये अपने खुद के कई मिनरल्स के लिए भी फेमस है, जैसे पोटाश, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, कॉपर, इनके लिए भी बड़ा फेमस है ये, ध्यान रख लेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा नॉर्दर्न साइड में। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो ये आ गई गोलन हाइट्स, मैं इनको थोड़ा क्लीन कर दूं, यस। यहां पर ये है गोलन हाइट्स, ये बेसिकली सीरियन टेरिटरी है। बट होता क्या है कि 1967 के टाइम पे जो अरब इजराइल वॉर छिड़ा था, है ना, तो उस टाइम पर इजराइल ने ये रीजन कैप्चर कर लिया था, सीरिया से ले लिया था। तब से ये इजराइल के पास में ये गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स लोकेशन कहां पर आ रही है, इजराइल इस तरफ आ गया वेस्ट में, सीरिया ईस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेबनान। ठीक है, एक और हमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो गोलन हाइट्स है ना, इसी का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको भी एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। वो चीजें अगर हम कंटिन्यू करें तो आप आ जाओ सीधा नेक्स्ट मैप पे। ब्लू लाइन और शेबा फार्म्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बेसिकली इसलिए न्यूज में रही, अगेन आपको पता है लेबनान के बेसिस पर जो हिजबुल्ला ऑपरेट करता है, उसने भी इसराइल के साथ दो दो हाथ करने की कोशिश की थी, तो ये रीजन भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इन्वेड भी कर दिया था। तो सबसे पहली चीज तो कि लेबनान और इसराइल के बीच में जो बॉर्डर दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, इसको ब्लू लाइन बोला जाता है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बट एक डिमार्केशन है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ये 2000 के साल में फाइनलाइज किया गया था कि भाई तुम लोग लड़ो मत, और यहां से हम लोग थोड़ा मॉनिटरिंग करेंगे इस रीजन में शांति स्थापित करने की। और ये है आपका इसराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड जो गोलन हाइट्स है, और इसी का नॉर्दर्न पार्ट है शेबा फार्म्स, जो कि आप देख सकते हैं इधर सीरिया आ गया, इधर इसराइल है, इधर लेबनान है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन रीजन्स के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। और वैसे शेबा फार्म एक तरीके की स्मॉल स्ट्रिप हो गई जो कि इंट्रैक्शन है, एक तरफ तो लेबनान और सीरियन बॉर्डर है और दूसरी तरफ गोलन हाइट जो कि इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटा हमें थोड़ा सा आइडिया रखने की जरूरत है कि हाँ भाई कौन कौन से रीजन अभी रिसेंट टाइम में न्यूज में रहे। अब आ जाते हैं गेलेफू प्रोजेक्ट के बारे में। देखो गेलेफू की अगर बात करें तो यहां पर ये गेलेफुग, ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है भूटान की। ठीक है, तो भूटान यहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इंडिया की हेल्प ली जा रही है। क्या होगा, यहां पर एक ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है जो कि पोल्यूशन फ्री हो, ध्यान से समझना, पोल्यूशन फ्री हो, और एक तरीके से भूटान की इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन, इन सेक्टर्स को यहां पे प्रमोशन मिले। तो ये गेलेफू प्रोजेक्ट बेसिकली इससे रिलेटेड है, ध्यान रखने ना। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी नाम ये रखा जाएगा, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, राइट। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है भूटान और इंडिया से जो भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है उसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो इंडिया में भूटान की तरफ से कुछ रिवर सेंटर होती हैं, जिनमें एक तो टोरसा है, एक सांकोश है, एक यहां पर देख सकते हो दो रिवर्स मर्ज कर रही है, एक का नाम है द्रेंगमेछू, एक का नाम है मैगदे। ये द्रेंगमेछू और मैगदे, ये दोनों रिवर्स ज्वाइन करके यहां पर इसका नाम पड़ जाता है मनस। मानस रिवर तो आपको पता ही है, फेमस है ना, मानस नेशनल पार्क। यहां पर रॉयल मानस नेशनल पार्क आ गया, कहां का, भूटान का। और यहां पर नीचे की तरफ इसी का एक्सटेंशन मानस का कंटिन्यू करें तो मानस नेशनल पार्क हमारा खुद का आ जाता है।
और ब्रह्मपुत्रा में फिर आकर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में मानस ज्वाइन कर ही लेती है। तो ये जो द्रेंगमेछू है ना, ये बेसिकली मानस रिवर का ही भूटान में नेम है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। फिर आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज रिलेटेड टू स्वीडन। स्वीडन देखो नेटो को ज्वाइन कर चुका है और फिनलैंड के बाद में जो स्वीडन है वो अब नेटो का मेंबर बन गया। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो सारे के सारे आज के टाइम पे नेटो मेंबर बन गए हैं। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर कौन कौन आता है, ध्यान रखना है अपने को। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, राइट। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है फिनलैंड एंड आइसलैंड। आइसलैंड इस तरफ थोड़ा सा आगे निकलेंगे, यहां पे आइसलैंड और ये फिनलैंड। ये पांचों के पांचों कंट्रीज मिलकर के नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। ये सारे के सारे आज के टाइम पे नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों जी? क्योंकि रशिया ने, आपको पता है ना, एग्रेशन दिखाया यूक्रेन में, तब से बोला हालत खराब हो रखी है इन कंट्रीज की। तो ये थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न थे, ठीक है। इसी के अलावा यहां पर और भी हम कंट्रीज की बात करें, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और इसके अलावा एक आपका डेनमार्क। इन तीनों कंट्रीज की अगर बात की जाए तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर के बना लेते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और स्कैंडिनेविया वर्ड जो आया है वो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स से आया है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब बात स्वीडन की हो ही रही है तो थोड़ा इसकी मैपिंग को हम डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज स्वीडन को सराउंड करती है, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ बोथनिया, ये बाल्टिक सी का एक्सटेंशन है, क्लियर है। फिर आप इधर की तरफ आओगे तो कैटेगेट बे, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे तो कैटेगेट बे और ये जो यहां पर स्केगेरेक स्ट्रेट है, इन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो भी स्वीडन के साथ में अपनी कॉस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। स्वीडन की जो कैपिटल है दैट इज स्टॉकहोम, वो बेसिकली आप देख सकते हैं बाल्टिक सी के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। और इसके अलावा यहां पर बाल्टिक सी की बात करें तो यहां पर एलैंड आइलैंड्स भी लोकेटेड है। और बाकी हम गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात कर चुके हैं बाल्टिक सी के एक्सटेंशन के फॉर्म में। गल्फ ऑफ रीगा का हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और गॉटलैंड भी एक आइलैंड यहां पर लोकेटेड है बाल्टिक सी में। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिलेटिवली हमें ध्यान रख लेनी है। नेटो का तो खैर आपको पता ही है, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें आर्टिकल 5 ये कहता है कि जी एक भी कंट्री पर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो इसका मतलब सभी कंट्रीज पे अटैक हो गया, सब मिलके लड़ो। और वहीं पर आर्टिकल 10 ये कहता है कि कोई भी यूरोपियन कंट्री या फिर कोई दूसरा कंट्री नेटो को ज्वाइन करना चाहे तो इस चीज के लिए तैयार रहे कि भाई नेटो के प्रिंसिपल्स को आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में रह गया, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैरियोपोल। मैरियोपोल देखोगे ना तो ये यूक्रेन की टेरिटरी है, हुआ करती थी, ये कह सकते हैं हम। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के टाइम पे जो डोनेट्स्क है ना, ये रशियन पेट्रोनेज के चलते एकदम ऑटोनोमसली ऑपरेट कर रहा है ना। डोनेट्स्क को आज के टाइम पे बोला जाता है डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक। और उसी के कोस्टल लाइन पर यहां पर लोकेटेड है मैरियोपोल। ये है सी ऑफ अजोव। क्या है जी? सी ऑफ अजोव। यह है स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि ब्लैक सी के साथ में सी ऑफ अजोव को ज्वाइन कराती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैरियोपोल की अगर बात करें तो आज के टाइम पे रशिया ने इसको अच्छे से अपने कंट्रोल में ले रखा है। और यहां से रशिया जो है वो अपने ट्रेड भी कंटिन्यू करता है। भाई सीधी बात है, रशिया का कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, नो डाउट, अगर हम आर्कटिक ओशन की तरफ देखें नॉर्दर्न पोल में। बट वहां पर ज्यादातर एरिया क्या है, आइस कैप्ड है, बिल्कुल जमा हुआ रहता है। तो इस वजह से रशिया थोड़ा सा ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश करता है। बट अगेन हमें यहां पर ध्यान रखने नहीं है, ठीक है। तो ये यूक्रेन की सिटी है, देखा जाए तो सी ऑफ अजोव की नॉर्दर्न कोस्ट पे लोकेटेड है ना। और वैसे देखा जाए तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर भी आके गिरती है जिसका नाम है कैलमियस रिवर। रिवर का नाम आपको याद रख लेना है, कैलमियस रिवर। मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका नाम, कैलमियस रिवर, ठीक है। ये आकर के मैरियोपोल के पास से सी ऑफ अजोव में आके गिर जाती है। आज के टाइम पे देखा जाए तो इसको डोनेट्स्क पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिक जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है। और देखा जाए तो कोल, स्टील, कोर्न इनके लिए फेमस भी माना गया है। तो ये थोड़ा सा हमें मैरियोपोल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दारफुर रीजन। देखो ये है दारफुर रीजन, इसके 3 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये सूडान का पार्ट है। सूडान और साउथ सूडान के बीच में इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, ठीक है।
तो इसकी अगर देखें तो यहां पर आप ये देखो, जनूब दारफुर, यहां पर गराब दारफुर और ये शमाल दारफुर, ये तीन रीजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, शमाल, गर्ब और जनूब। और इनको लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है सूडान और साउथ सूडान के बीच में। ठीक है, इस वजह से ये रीजन हाईलाइटेड है। क्यों है इसके पीछे मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि यहां के लोगों के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं सूडान और साउथ सूडान में कॉन्फ्लिक्ट के चलते कि यहां पर हंगर क्राइसिस आ गया और लोग जो है वो घास खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये कौन कौन से, कहते ना कि भाई किस किस के साथ में अपना ये बॉर्डर शेयर करता है रीजन, और कौन कौन से कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। तो क्लियर हो गया डिस्प्यूट किन किन के बीच में। अच्छा, यहां पर बॉर्डर शेयर होने वाली है लीबिया, इसके अलावा चैड, एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, ये अपनी कोस्टल अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं दारफुर रीजन के साथ में। नाम याद रख लेना, सूडान और साउथ सूडान के बीच में इसको लेकर के डिस्प्यूट चलता ही रहता है। ठीक है ना। अप्रैल 2023 से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था सूडान में, तब से लेकर यहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट। और आज के समय में एक तरफ तो सूडान की आर्मी है और दूसरी तरफ यहां पर रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये मिलकर के यहाँ के जो आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, ये सूडान का वेस्टर्न पार्ट हो गया। अगेन मैं बता दूं किसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन बनाना है, लीबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कोई डाउट इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलें। बाकी तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट और साइट्स आ रही हैं, जैसे रिवर नाइल की बात है, व्हाइट नाइल आ गई, इधर से आप युगांडा, तंजानिया, कीनिया के बीच से जो विक्टोरिया लेक है वहां से ओरिजिनेट होकर के इधर ब्लू नाइल, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर आ जाइए आप ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया ये बेसिकली क्या है कि मोल्डोवा से सेपरेट होया हुआ एक पार्ट है। यूं मानो कि यहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है ना, वो लगातार अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करते रहते हैं। अच्छा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तब मोल्डोवा निकला था और उसी टाइम पर मोल्डोवा से ये ट्रांसनिस्ट्रिया के जो सेपरेटिस्ट है ना, उन्होंने फाइट करनी स्टार्ट कर दी थी कि हमें बिल्कुल सेपरेट होना है। तो ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो लेगेसी है ना, उसको कंटिन्यू करने से संबंधित अपने आइडिया रखने वाले लोग हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। ये बेसिकली लोकेशन कहां है, ईस्ट में यूक्रेन है, वेस्ट में मोल्डोवा है, इसके बीच की एक लंबी पतली सी स्ट्रिप है। ध्यान रखिए लैंडलॉक एरिया है, ब्लैक सी के साथ में कोई इसकी कोस्टल लाइन शेयर नहीं हो रही है, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, रशिया के साथ में लगाओ यूएसएसआर वाली आइडेंटिटी के चलते, तो आपको पता है बड़ी मुश्किलें यहाँ के लोगों के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये मोल्डोवा से सेपरेट एक यूं मानो आइडेंटिटी के साथ में कंटिन्यू करने वाला ये हो गया आपका। तो देखो अब ब्लैक सी वाले रीजन में कितना ज्यादा डिस्प्यूट है। एक बार रशिया ने यूक्रेन पे क्या अटैक कर दिया, वहां पर कितनी चीजें हाईलाइट हो रही हैं धीरे धीरे विद द टाइम। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपका किनशासा डीआरसी। किनशासा की अगर बात करें तो ये रीजन है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड कंट्री है। यहां पे क्या है, एक रिबेल ग्रुप ऑपरेट करता है, दैट इज M23। M23 स्टैंड्स फॉर व्हाट, मार्च 23। और ये ग्रुप है अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की रिकॉग्निशन के लिए लगातार फाइट कर रहा है। ऑपरेशन के इसके मेन कारण तो इधर थे, मेन जो रीजन है इसका ये ईस्टर्न इधर की तरफ करता है, बट अब की बार इन्होंने अप्रोच इधर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तक भी कर दी। और यहां पर आप देखोगे कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हैं जिनके ऊपर डीआरसी के अंदर ये M23 रिबेल्स लगातार काम कर रहे हैं, कैप्चर कर चुके हैं लगभग। एक का नाम है मिनोवा, क्या नाम है, मिनोवा, और एक गोमा। ये भी ध्यान रख लेना, किनशासा, मिनोवा और गोमा, ये तीनों रीजन्स में कोई भी नाम अगर आए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, क्यों, ये M23 रिबेल्स डीआरसी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नामीबिया के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। नामीबिया यहां पर तीन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर बना, तीन तो क्या बेसिकली चार के साथ बना रहा है दोस्तों। एक तो हो गया अंगोला, एक हो गया जैम्बिया, एक हो गया बोत्सवाना, एक साउथ अफ्रीका। इनके साथ में अपनी बॉर्डर बनाने वाला ये कंट्री है। हो क्या रहा है कि नामीबिया में भुखमरी इतनी ज्यादा आ चुकी है, सूखे या फिर क्लाइमेट चेंज के चलते हैं सीवियर ड्रॉट्स देखे गए, हंगर क्राइसिस। तो ये डिसाइड किया गया कि 700 से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स की कलिंग की जाएगी, मारा जाएगा और लोगों को फीड किया जाएगा। अब आप देखो हालत क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज का आलम देखो आप किस हद तक पहुंच चुका है। और यहां पर आपको पता है कि इन कंट्रीज में डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है,
बट यस, यहां पर वाइल्ड लाइफ का जो ग्रोथ है वो आपको बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। दैट्स वाई यहां पर ये डिसाइड किया गया कि लोगों को फीड करने के लिए थोड़ा सा हम वाइल्ड लाइफ को मार भी दे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है भाई नामीबियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ जाता है हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का तो किसको नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये कहा कि भाई मैं तो ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं। डेनमार्क समझ ले, आपको पता है ना कि ग्रीनलैंड बेसिकली डेनमार्क की ही टेरिटरी है। अब डेनमार्क छोटा सा कंट्री है, हमें अभी हमने देखा ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज में भी इंक्लूड होता है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी इंक्लूड होता है, राइट। तो यहां पर ये था ग्रीनलैंड को कैप्चर करना, यूएसए का टारगेट पहले भी रह चुका है। 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विल शो की थी, बट यहाँ के लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं है। भाई हमें ना तो डेनमार्क चाहिए ना हमें यूएसए चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। यहाँ के लोग साफ साफ कहते हैं वी आर नॉट फॉर सेल। इससे आप समझ जाइए, राइट। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी के बारे में समझ लेना। एक तो क्या है कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक सर्कल में आ जाता है। आर्कटिक सर्कल में आने की वजह से सीधी बात है, जिस तरीके से नॉर्दर्न पोल की आइस वो मेल्ट हो रही है तो ये रीजन लगातार ओपन अप हो रहा है। तो यहां पर मिनरल्स रिसोर्सेज की कमी नहीं है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आ जाता है ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए ये चाहता है कि यार चाइना और ये कंट्रीज बड़ी दादागिरी लगा रहे हैं तो मैं यहां पे कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है। तो ग्रीनलैंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में रहा। सराउंड करने वाली वाटर बॉडीज, एक तो ग्रीनलैंड सी है इसके ईस्ट में, साउथ ईस्ट की तरफ डेनमार्क स्ट्रेट है जो कि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से सेपरेट करती है। साउथ और हल्का सा साउथ ईस्ट की तरफ एक और चलोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाता है। वेस्ट की तरफ जाओ तो साउथ वेस्ट की तरफ डेविस स्ट्रेट है जो कि ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है। कनाडा से सेपरेट करने वाली एक और बे है, दैट इज बैफिन बे। ओके, यहीं पर कनाडा के बैफिन आइलैंड्स भी लोकेटेड है। तो ये सराउंडिंग का थोड़ा याद रख लेना है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क स्ट्रेट, इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, डेविस स्ट्रेट और इसके अलावा बैफिन बे, ये हो गया आपका। इसकी कैपिटल है नूक, जिसको हम अलग नेम के हिसाब से देखें तो गोरथाब के नाम से भी जाना जाता है। यहां की ज्यादातर पॉपुलेशन आपको कहां पर देखने को मिलेगी, साउथ वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि यहां पर क्या होता है जो गल्फ स्ट्रीम आती है गर्म पानी की धारा, वो कहीं ना कहीं इस रीजन में थोड़ा सा वार्मिंग कंडीशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लोग रहना पसंद कर लेते हैं। अदरवाइज ग्रीनलैंड पूरा का पूरा बर्फ के नीचे दबा हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा अगर ग्रीनलैंड की हम यूनिकनेस की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों के बीच में लोकेटेड है। बैफिन बे सेपरेट कर रही है इसको कनाडा से। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट यूएस एयर बेस भी है जिसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। क्या नाम बोला जाएगा, पिटुफिक स्पेस बेस। ये ग्रीनलैंड पर ही लोकेटेड है और आप देखोगे कि ये यूएसए का एयर बेस है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले थुले एयर बेस के नाम से भी जाना जाता था, बट अब इसका नाम बदल दिया पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से। इसके अलावा यूएसए जो है वो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनकी मिसाइल्स को मॉनिटर करने के हिसाब से इस पर्टिकुलर एयरबेस पे ज्यादा अपनी रिलायंस रखता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर रशिया और चाइना की जो एक पकड़ है ना आर्कटिक रीजन में, उसको काउंटर करना मेन टारगेट यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा आता है कोरल ट्राइंगल। देखो जो ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ की हम बात करते हैं ना, बैरियर रीफ, ओके, उसी के आसपास में यहां पर कोरल्स की लाइफ अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रायंगल सा शेप दिखाई पड़ रहा है जिसमें फिलीपींस, ठीक है, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस रीजन में लगातार रिस्क बनती चली जा रही है। आपको पता है ना कोरल रीफ्स के लिए हम एक चीज बोलते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं कहते ना कि अंडर वाटर एक तरीके के ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह काम कर रही है ना। यहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत मिलेगी, बट अगेन यहां पर डेवलपमेंट के काम के चक्कर में या फिर फॉसिल फ्यूल के चक्कर में ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज को बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये न्यूज में आ गया। नाम याद रख लेना कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं इसमें, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, ये कोरल रीफ्स के अंडर। अच्छा, कोरल रीफ का इस पर्टिकुलर रीजन में एरिया कितना है, तो लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसमें आपका इंडियन ओशन भी आ गया और सॉरी
पैसिफिक ओशन भी आ गया और इंडियन ओशन भी आ गया, दोनों का एरिया यहां पर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा यहां पे ये कोरल ट्रायंगल के बारे में भी जानना जरूरी था। फिर आ जाओ इसी रीजन में कुक आइलैंड की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि कुक आइलैंड जहां पर लोकेशन है, यहां पर देखो ये कुक आइलैंड, ठीक है, टोंगा इधर आ गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया इधर आ गया, टोंगा के ईस्ट में, फ्रेंच पॉलिनेशिया के वेस्ट में ये लोकेटेड है, सामोआ के भी ये ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया उसका ये पार्ट हो गया। तो इशू ये आ रहा है यहां पर कि कुक आइलैंड ने अभी चाइना के साथ में डील कर ली। अब आपको पता है चाइना जहां पर भी जाता है वो अपनी दादागिरी के बिना रहता नहीं है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड ने कंसर्न्स रेज किए थे कि भाई बात ऐसी है कि कुक आइलैंड अगर यहां पर चाइना की प्रेजेंस को बढ़ाता है वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कुक आइलैंड प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है वो तैयार कर लिया बीजिंग के साथ मिलकर के, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली। तो ये चीजें क्या होती है फिर रीजनल कंसर्न्स को बढ़ावा दे देती हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर के इस बात को ऑब्जेक्ट किया। कुक आइलैंड की अगर बात करें तो ये एक स्मॉल कंट्री है, एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, ये मानो स्मॉल एरिया है, ठीक है, फ्री एसोसिएशन क्रिएट करता है। वैसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अंडर में रहता है बट फ्री एसोसिएशन रखता है कि हाँ भाई हम हमारे हिसाब से ऑटोनोमसली काम करेंगे। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को बड़ा कंसर्न हुआ कि भाई हमसे बिना पूछे अब तुम लोग एंगेज भी करने लग गए, है ना। लोकेशन बताई थी मैंने आपको, टोंगा जो है वो इसके वेस्ट में है, फ्रेंच पॉलिनेशिया इसके ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सीट जो है दैट इज अवारुआ। क्या नाम है उसका? अवारुआ, जो एक कैपिटल बोल सकते हो कुक आइलैंड्स की, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेंट मार्टिन्स आइलैंड। देखो इस आइलैंड की बात करें तो आपको याद होगा शेख हसीना जी ने एक बात कही थी कि एक गोरा आया था। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए ये बात आई कि ये आइलैंड जो है वो यूएसए चाहता है कि यहां पर अपना खुद का नेवल बेस क्रिएट कर ले, चाइना को काउंटर करने के लिए कई थ्योरीज निकली थी, है ना। तो पॉइंट यहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेशन कहां पर है, एक तो हमें ध्यान रख लेना है ये बे ऑफ बंगाल जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी कोस्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है, बांग्लादेश में अमार वाली, तो वहीं पर इसकी लोकेशन आ जाती है। तो ऐसे में एक तो हमें ये ध्यान रखना है इसकी लोकेशन क्या है, नंबर टू हमें ध्यान रख लेना है कि कहां पर किसकी एग्जैक्ट विसिनिटी आ रही है। तो एक तो यहां पर आप देख सकते हो बांग्लादेश, बांग्लादेश का ये कॉक्सस बाजार है, यहां पर ध्यान है ना, रोहिंग्यास को सेटल किया है, उससे नजदीकी है। और म्यांमार का जो राखाइन स्टेट है उससे भी इसकी नजदीकी आ रही है ना। आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से इस बात पर फोकस किया गया अमेरिका का, राइट। इसके अलावा यहां पर तिकनाफ पेनिनसुला, ये जो रीजन यहां पर एक्सटेंडेड निकला हुआ है इसको बोला जाता है तिकनाफ पेनिनसुला, याद रख लेना भाई, तिकनाफ पेनिनसुला। उससे भी नियर विसिनिटी पे सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। एलिवेशन ज्यादा नहीं है बे ऑफ बंगाल में, ये इसकी हाइट है ना वो समुद्र से केवल 3.6 मीटर्स तक की, अगर ढंग से बरसात आए तो ये डूब जाएगा, मतलब फ्लड्स के टाइम पे कोई इशू है नहीं। और आजकल तो वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके डूबने के चांसेस हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का इकलौता ये कोरल आइलैंड है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है, बांग्लादेश का इकलौता ये कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ से बना हुआ है, यहां पर डिफरेंट कॉलोनीज के सेटल होने से। और साथ ही साथ सी टर्टल्स का ब्रीडिंग एरिया भी इसको कंसिडर किया जाता है। एंशियंट टाइम की बात करें तो अरब मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी सेंट मार्टिन आइलैंड पे बड़ा फोकस किया था, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने भी बड़ा फोकस किया था, तो इस वजह से ये अपने आप में ट्रेड रूट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। सेंट मार्टिन आइलैंड यहां पर हो गया, ठीक है जी। यहां पर एगोनटुक बीच भी लोकेटेड है और चेरा द्वीप भी यहां पर लोकेटेड है साउथ में, सेंट मार्टिन आइलैंड के साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं सेंटोरिनी आइलैंड। सेंटोरिनी आइलैंड की अगर बात करें तो ये आपको मेडिटरेनियन सी में देखने को मिलेगा, मेडिटरेनियन सी में ग्रीस, राइट। तो ग्रीस का ही ये एक तरीके से पार्ट है सेंटोरिनी आइलैंड। ये क्या है, नॉर्थ की तरफ तो आपको पता ही है आपकी यूरेशियन प्लेट है और साउथ की तरफ देखोगे तो अफ्रीकन प्लेट है। तो दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से यहां पर अर्थक्वेक्स अभी रिसेंट टाइम में बड़े देखे गए। तो इस वजह से सेंटोरिनी आइलैंड के ऊपर जो टूरिज्म है ना उसको रोक दिया गया कि भाई रिस्क है मामला, अभी आप रुकिए, ठीक है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ग्रीस का और ये आइलैंड किससे बना हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज का ये एक तरीके का आउटकम है, राइट। कॉलिजन मैंने बता दिया अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट का यहां पर, इस वजह से यहां पर एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसकी लोकेशन वैसे आप देखोगे तो एजियन सी वाला रीजन आ गया, ऑलरेडी हमने
मेडिटेरेनियन सी के बारे में सीज वाले मैपिंग में कवर कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रख लेना है। सेंटोरिनी आइलैंड जो है वो अपने बीचेस, वाइन्स और यहां पर आपको एक्रोटिरी रून्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब डेड मटेरियल वेस्टेज या फिर कोई पुराना जो सिस्टम था उसका रिमेन्स देखने को मिल जाएगा। और क्लाइमेट आपको पता है मेडिटेरेनियन सी में है तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स थे जिनके बारे में हमें देखना जरूरी था, जिसमें हमने कुछ आइलैंड्स के बारे में बात की, कुछ लोकेशंस के बारे में बात की, कंट्रीज की बात की, उनके आसपास के एरिया की बात की। ध्यान से हमें इन चीजों को दिमाग में सेट कर लेना है और जितना बताया सिर्फ उतने में मत उलझना भाई दोस्तों। आपको एडिशनल कुछ अगर स्क्रीन पे दिखाई देना तो वो भी आपको दिमाग लगा ही लेना है। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।